मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं और इन अधिकारों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है उनको व्यवस्थित सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हो, इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रमुख रूप से सरकार की है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी किसी भी स्थान पे अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो सरकार का रहता है और न्यायालय की जिम्मेदारी रहती है कि ऐसे व्यक्तियों, ऐसे समूह को उचित रूप से उचित सजा का प्रावधान करे ताकि उनको देख के उनसे शिक्षा प्राप्त करके अन्य व्यक्ति है इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। इसी क्रम में आज हमें जो मौलिक अधिकार है उसका अपना पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार वो चल रहा है। उसके तहत हम आगे इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बताती है कि अनुच्छेद 16 का भाग जो 4 है उसमें प्रमुख रूप से कौन सी व्यवस्थाएं दे रखी है, कौन से उसमें नियम दे रखे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताती है राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त। राज्य के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो अनुसूचित है, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, ऐसे वर्गों को क्या है कि संविधान के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधित्व यानी उनको विशेष कुछ है संरक्षण की व्यवस्था दी गई है, विशेष उनको कुछ छूट दी गई है ताकि वो भी क्या है कि समाज में जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि जो समाज के जो अन्य लोग हैं जो प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इनको भी समान रूप से, इन अल्पसंख्यकों को, इन दलितों को, इन पिछड़े वर्गों को, इनको भी समान रूप से क्या है प्रतिनिधित्व मिले, इनको भी क्या है अधिकार मिले और ये भी क्या है कि अन्य वर्गों के समान इनको भी क्या है विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से क्या है इनको भी पद मिले, इनको भी सीटें मिले, इनको भी व्यवस्था मिले, जिसके कारण ये अपने आप को असमान नहीं समझे, ये भी क्या है सबके समान ही अपने आप को समझे। बात आती है नियुक्ति या पदों में आरक्षण का प्रावधान। हम देखते हैं कि जो ये अल्पसंख्यक जातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, इनको जो नियुक्तियां होती है, और जो विभिन्न पद है उनमें प्रमुख रूप से क्या है कि आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का मतलब है कि इन जातियों को, इन वर्गों को अन्य जातियों की तुलना में विशेष छूट और विशेष आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत क्या है कि ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, पिछड़े वर्ग है, ये भी क्या है कि समाज की मुख्य धारा में आ सके और अपने आप को क्या है हीन दीन न समझते हुए सबके समान अपने आप को समझे। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि जो नियुक्तियां होती है और जो पद है, नियुक्तियां इन सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उनमें कुछ पद है वो इन जातियों, इन धर्मों और वर्गों के, पिछड़े वर्गों के रहेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न पद है उनमें इनके लिए जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई है ताकि इन सीटों पे सिर्फ इन्हीं लोगों को, इन्हीं जातियों को, इन्हीं वर्गों को प्रमुख रूप से क्या है कि पद और नियुक्ति प्रमुख रूप से मिले ताकि इनको भी क्या है कि समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके और जो भेदभाव ये समझते हैं कि अन्य के द्वारा जो किया जाता है, अन्य जातियों के द्वारा, अन्य धर्मों के द्वारा, वो नहीं हो और ये अपने आप को सबको समान समझते हुए इनको विभिन्न पदों पे और विभिन्न नियुक्तियां हैं इनमें प्रमुख रूप से इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आरक्षण का मतलब होता है विशेष छूट, चाहे वो आयु में हो, चाहे वो योग्यता में हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं में हो, छूट में हो, तो प्रमुख रूप से आरक्षण है वो इनको प्रमुख रूप से छूट के रूप में मिलता है, चाहे वो आयु के रूप में हो, चाहे वो अंकों के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, इनको सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट व आरक्षण प्रमुखता दिया जाता है। बात आती है प्रस्तावना में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना है जो हमारी, उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि 2 बातों की स्पष्ट व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से दे रखी है। तो सबसे पहले बताती है प्रतिष्ठा की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।
जैसा वो किसी के साथ व्यवहार करता है ठीक उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। यानी जैसे वो दूसरों को आदर देता है उसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भी क्या है कि उसके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बात आती है अवसर की समानता। अवसर का मतलब है यहाँ कार्य से, विभिन्न नियुक्तियों से, विभिन्न पदों से, विभिन्न प्रशिक्षणों से। तो व्यक्ति को अवसर की समानता यानी व्यक्ति के पास जो योग्यता है, जो प्रशिक्षण है, जो कौशल है और जो वो कार्य करना चाहता है उसको उसके लिए पर्याप्त रूप से समान अवसर मिले, ताकि जो उसकी योग्यता का है उसका उचिततम उपयोग किया जा सके। और क्या है कि उसको अवसर है वो समान रूप से मिलने चाहिए। यहाँ अवसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ महिला और पुरुषों को दोनों को समान रूप से अवसर प्रदान करने की बात कही है, न तो महिला के आधार पे न पुरुष के आधार पे। किसी भी प्रकार से इन अवसर यानी जो सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। बात आती है समानता के अर्थ की। समानता का प्रमुखतः सामान्य अर्थ क्या होता है? समानता का सामान्य अर्थ है वो है किसी भी व्यक्ति के साथ है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं, क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति क्या है समान है और जन्म के बाद में असमानता उनमें उत्पन्न होती है। तो बाद में जो असमानता उत्पन्न होती है वो असमानता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और कहीं होती है तो उसका निवारण पूर्णतः निकाला जाना चाहिए। तो बात आती है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। समाज के सभी वर्ग का मतलब है वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी समूह के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी संस्कृति के हो, सबको समान रूप से क्या है कि समान अवसर मिलेंगे। यानी किसी प्रकार से भी अवसर के आधार पर उनमें असमानता नहीं की जाएगी। बात आती है सामाजिक विषमताएं व्याप्त है, समान अवसरों का क्या मतलब? हम देखते हैं कि समान अवसर है, समानता है, सभी को प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में क्या है कि विषमताएं हैं वो पूर्ण रूप से फैली हुई है। ये अधिकारों के बावजूद भी क्या है कि व्यक्तियों को समान रूप से सेवाएं हैं वह उपलब्ध नहीं हो पा रही, उनके साथ है वो समानता नहीं की जा रही, असमानता की जा रही है। तो बात आती है कि समान अवसरों का क्या मतलब? जब समान अवसरों की व्यवस्था की गई है तो फिर समाज में विषमताएं क्यों हैं, समाज में असमानताएं क्यों हैं, समाज के लोगों के द्वारा लोगों के साथ ये असमानताएं क्यों की जा रही है, जबकि संविधान ने स्पष्ट व्यवस्था की रखी है कि सभी को समान रूप से अधिकार मिलने हैं, उसके बाद भी असमानताएं देखने को मिलती है। बात आती है संविधान स्पष्ट करता है सरकार बच्चे, महिलाओं, पिछड़े वर्गों के विशेष योजनाएं और निर्माण लागू करेगी। यानी संविधान ये बात स्पष्ट करता है कि सरकार के द्वारा जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं और उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए क्या है कि विभिन्न योजनाएं और निर्णय लागू करेगी। निर्णय योजनाओं का मतलब है कि इन विशेष जो महिलाएं, बच्चे हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगी, विशेष सुविधाएं इनको प्रदान करेगी ताकि इनका विकास पूर्ण रूप से हो सके और किसी भी प्रकार की इन असमानताओं का सामना इन बच्चों को, इन महिलाओं को और जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग है उनको किसी प्रकार से भी नहीं करना पड़े। बात आती है नौकरियों और स्कूलों में विशेष के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण। हम देखते हैं कि जो नौकरियां हैं सरकारी और जो स्कूलें हैं उनमें भी क्या है प्रवेश के लिए आरक्षण है। प्रवेश के लिए आरक्षण क्या है? तो हम पहली बात करते हैं कि जब समान रूप से अधिकार प्राप्त है तो सिर्फ सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था क्यों की है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर सरकार इस आरक्षण की व्यवस्था नहीं करती तो क्या है कि समाज जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको क्या है समान रूप से सुविधा नहीं मिलती। इसलिए क्या है कि सरकार के द्वारा नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, उनको विशेष रूप से क्या है कि आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के तहत उनको नियुक्तियां मिलेगी, आरक्षण के तहत उनको स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, विशेष छूट उनको विशेष रूप से संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। बात आती है समानता का सिद्धांत का पालन के बावजूद आरक्षण क्यों? यहाँ जब समानता का सिद्धांत है उसकी व्यवस्था लागू कर दी गई है तो फिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है, आरक्षण की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी है, तो इसका भी एक विशेष महत्व है जिसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। बात आती है अवसर की समानता के अधिकारों को पूरा करने के लिए जरूरी। समानता जो अधिकार है उसके जो बुनियादी आवश्यकता है, बुनियादी जरूरतें हैं,
समानता वास्तविक रूप से स्थापित हो सके, इसके लिए प्रमुख रूप से क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई है, ताकि पिछड़ी हुई जातियां हैं, पिछड़े हुए धर्म हैं, पिछड़े हुए जो अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जातियां हैं, उनको भी समान रूप से अन्य जातियों की समान व्यवस्था मिले, उनको भी क्या प्रवेश मिले, उनको भी समान जो अन्य जातियों की समान नियुक्तियां मिले। इसके लिए प्रमुख रूप से समान धारा में लाने के लिए उन वर्गों और जातियों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था प्रमुखतः की गई है। अब हम आगे समानता के अधिकार के तहत एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे, और वो विषय है बड़ा प्रमुख रूप से कि आप एक न्यायाधीश हैं, यानी आप का जो पद है वो क्या है, एक न्यायाधीश का है। और न्यायाधीश होने के नाते एक न्यायाधीश के क्या कर्तव्य रहते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में आपको अपने आप को अनुसार करके अपने आप को एक न्यायाधीश मानना है। और न्यायाधीश के अनुसार आप किस बात तक पहुंच सकते हैं, क्या सोचते हैं न्यायाधीश होने के नाते, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको उड़ीसा के पुरी जिले से एक पोस्ट कार्ड मिलता है, यानी आप एक न्यायाधीश हो, और न्यायाधीश होने के कारण क्या है कि आपको उड़ीसा के पुरी जिले से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। कहां से पोस्ट कार्ड मिलता है? उड़ीसा के पुरी जिले से आपको क्या मिलता है? एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उस पोस्ट कार्ड में कुछ विशेष सूचना, कुछ विशेष जानकारी होती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन आप यहाँ क्या है, एक साधारण मनुष्य न होके एक न्यायाधीश है, और न्यायाधीश के होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य बनता है, उसको आपको समझना है। तो बात आती है कि जो ये पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ, इसमें क्या था, दलित समुदाय के एक सदस्य के द्वारा जो ये पोस्ट कार्ड भेजा गया है आपको, ये किसके द्वारा भेजा गया है? एक दलित समुदाय के एक सदस्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा क्या है कि ये पोस्ट कार्ड आप तक पहुंचा है। अब बताते हैं पोस्ट कार्ड भेजने वाला जो व्यक्ति है, दलित है, वो कौन है? तो ध्यान रखना, हादी बंधु नाम का एक व्यक्ति है जो दलित है, उसने आपको एक पोस्ट कार्ड भेजा है, और उसने अपनी सूचनाओं को, अपनी जो व्याधाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, उनको प्रमुख रूप से क्या है, उस पोस्ट कार्ड में प्रमुख रूप से व्यक्त किया है। बात आती है उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते हैं। यहाँ जो दलित है उसने अपनी व्याथा, अपनी जो है समस्याएं, वो प्रमुख रूप से व्यक्त की है, कि उसने स्पष्ट किया कि जब गांव में विवाह उत्सव होते हैं, विवाह वगैरह समारोह होते हैं, तो उस समय जो ये दलित है, ये दलित परिवार है, उनको प्रमुख रूप से दूल्हे और जो दूल्हे के साथ जो मेहमान होते हैं उसके, उन सभी लोगों के क्या है, पैर धोने पड़ते हैं। पैर धोने पड़ते हैं कारण कि वो जाति से क्या है, दलित है, पिछड़े हुए हैं। क्या इस कारण उनको पैर धोने जरूरी है? इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है इसके बदले समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया। इसके कारण क्या है कि जो दलित समुदाय की जो 4 महिलाएं थी, इस वजह से उन्होंने इस चीज का उल्लंघन किया, यानी इस बात को नहीं माना, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये जो विवाह उत्सव था, इसमें जो मेहमान वगैरह आए थे, और इसके साथ में जो अन्य जो उच्च जातियों के लोग थे, उनके द्वारा उन महिलाओं को प्रमुख रूप से क्या है, पीटा गया, मारपीट उनके साथ प्रमुख रूप से की गई। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? बात आती है आगे, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। महिलाओं की यातनाएं वहीं समाप्त नहीं हुई कि उनको सिर्फ पीटा गया, उनके साथ क्या है कि असमानता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको निर्लज्ज किया गया, उनको अपमानित किया गया, और उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो कठोर निंदनीय व्यवहार है, प्रमुख रूप से उनके साथ किया गया। बात आती है हादी बंधु के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं। हादी बंधु जो दलित है, उसके तो स्पष्ट किया गया कि हमारे जो बच्चे हैं, हम तो क्या है, कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो वर्तमान समय में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण क्या है कि उनकी जो विचार है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो पूर्णतः अलग है। बात आती है बच्चे दूल्हे और मेहमानों के पैर व जूठे बर्तन मांजने को तैयार नहीं। यानी जो दलित परिवार जो हादी बंधु है, उसके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
और शिक्षा प्राप्त करने के कारण क्या है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन नहीं करते। उसका प्रमुख रूप से क्या है कि इस कार्य को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो न तो दूल्हे के पैर धोने को तैयार है, न ही वो मेहमानों के पैर धोने के तैयार है, न ही वो जूठे जो बर्तन हैं उनको बर्तनों को धोने के लिए तैयार है। तो इसमें आपकी न्यायाधीश होने के कारण आपकी क्या भूमिका है, आपकी क्या सोच है? बात आती है निर्णय करना है, क्या इस घटनाओं से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आपको निर्णय करना है एक न्यायाधीश होने के कारण कि क्या ये जो घटनाएं घटित हो रही है क्या ये उचित है या अनुचित है, इसके बारे में। बात आती है सरकार को क्या करने के आदेश देंगे। आप एक न्यायाधीश हैं, आपको सूचना मिली कि ऐसी जो असमानताएं प्रमुख रूप से समाज में घटित हो रही है, और घटित होने के साथ साथ क्या है कि दलितों के साथ मारपीट की जा रही है, महिलाओं को पीटा गया, और बच्चे जो शिक्षित है वो किसी भी प्रकार से बर्तन धोने के लिए, पैर धोने के लिए प्रमुख रूप से तैयार नहीं है। तो आप एक न्यायाधीश है तो आपका दायित्व बनता है कि जब बच्चे शिक्षित हैं, वो ये कार्य नहीं करना चाहते, तो जबरन या मजबूरीवश उन बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। क्योंकि जो कार्य करना चाहता है अपनी इच्छा से, अपने मन से, तब तो उसे कोई किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होता। लेकिन जब जबरन किसी से कोई कार्य करवाया जाता है या उसको विवश किया जाता है तो वो अनुचित है। तो एक न्यायाधीश होने के नाते न्यायाधीश का दायित्व बनता है कि वो सरकार को आदेश दे कि जिन्होंने असमानता की है, जिन्होंने विवश किया है, महिलाओं से मारपीट की गई है, उनके साथ उचित कार्रवाई करे और अधिक से अधिक उनको सजा दिलाने का प्रयास करे, ताकि जो समाज के अन्य लोग हैं उनके पास भी एक मैसेज पहुंचे, उनके पास भी शिक्षा पहुंचे कि ऐसा जो कार्य है वो समाज के लिए दंडनीय अपराध है और ऐसा कार्य है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।